नमस्कार दोस्तों। लगभग एक हफ्ते से ह्यूमन मेटानिमो वायरस करके एक नया वायरस है जो कि चाइना में सबसे पहले पाया गया या उसके मरीज चाइना में सबसे पहले पाए गए। उसके बारे में काफी चर्चा में है। लोगों को लग रहा है कि क्या कोविड वापस आ गया है, क्या कोरोना का वायरस वापस आ गया है, क्या ऐसा होगा कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। तो काफी सारा पैनिक है पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो चाइना का जो वायरस है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये लगभग 50-60 साल से इस दुनिया में है। इसका सबसे पहला केस 2001 के आसपास नीदरलैंड में मिला था, जब वहां के साइंटिस्ट ने, वहां के वैज्ञानिकों ने एक नया वायरस की पहचान की थी जो कि छोटे बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण पैदा कर रहा था। अब चाइना में इसका पैनिक क्यों है? तो सबसे पहले तो पैनिक कोरोना की वजह से ज्यादा है कि वो भी चाइना में मिला था, तो लोगों को ये भी चाइना की साजिश लग रहा है, इस वजह से पैनिक ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से है। तो बात करते हैं इसके लक्षणों की। अगर आपको ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आपको क्या क्या लक्षण होंगे और कब आप संदेह कर सकते हैं कि मुझे इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको सोर थ्रोट हो सकता है, मतलब कि गले में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, मतलब कि नाक बह सकती है। उसके अलावा बुखार हो सकता है, हमारे शरीर में रैशेज या चकत्ते हो सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। उसके अलावा वीजिंग करके एक चीज होती है, मतलब कि जब सांस लेने में ऐसे आवाज आती है तो उसको हम लोग वीजिंग बोलते हैं। तो ये सारी जो लक्षण हैं, ये इस बीमारी के जो मेन सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। कौन से लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं? जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, वो इसमें ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और जो 65 साल से ऊपर के लोग होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं जिनके शरीर में किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि आपको शुगर है या फिर आप कैंसर के ट्रीटमेंट पर हैं या आप बहुत ज्यादा स्टीरॉयड ले रहे हैं या आपको HIV एड्स जैसी कोई समस्या है या आपको शुगर है, डायबिटीज है, बढ़ी हुई उम्र है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक इंसान को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बनाती हैं। तो बच्चे और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं और जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको इस वायरस से इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। किस सीजन में ये वायरस ज्यादा फैलता है? ये वायरस अधिकतर जब सर्दियां होती हैं, तो उस समय पर जैसे हर एक कॉमन कोल्ड का वायरस ज्यादा फैलता है, तो वैसे ही ये वायरस भी सर्दियों की शुरुआत में बहुत ज्यादा फैलता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों में इसकी संभावना क्यों ज्यादा है। देखिए, कोई भी चीज अगर बड़े लोगों को अफेक्ट करती है कि 70 साल से ऊपर के लोगों को अफेक्ट करेगी तो लोग इतना पैनिक नहीं करते हैं। लेकिन अगर यंग इंडिविजुअल्स और अगर स्पेशली बच्चे किसी चीज से अफेक्टेड हो रहे होते हैं तो हर किसी की परेशानी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब इस वायरस का इन्फेक्शन हमको पहली बार होता है तो हमें सबसे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है या जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है। तो जो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हुआ, जो थर्ड टाइम इन्फेक्शन हुआ, वो इतना सीवियर नहीं होता है। तो जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है और हो सकता है कि ये आपके लिए लीथल, आपके लिए मतलब उस बच्चे के लिए लीथल भी हो जाए अगर सही समय पर हम केयर नहीं करेंगे तो अगर बच्चों में इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और उसका बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट, सारे जो भी मेजर्स अवेलेबल हैं, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो वो जरूर लीजिएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। पहला कि ये फैलता कैसे है, दूसरा इसकी रोकथाम कैसे करें, तीसरा अगर ये हमें हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अब फैलता कैसे है? जैसे ही कोई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी दूसरा खांसी बुखार वाला वायरस फैलता है वैसे ही फैलता है। अगर आप खांसते हैं, अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो क्या होता है, हमारे ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें वो वायरस होता है।
तो अगर आप किसी के पास बैठ के या किसी के सामने बैठ के खांसी या छींक रहे हैं तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो सांस के रास्ते से आप अंदर ले लेंगे, और जब आप अंदर ले लेंगे तो वो वायरस आपको इन्फेक्ट कर देगा। या फिर अगर आप किसी को टच कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो उन सब से ये वायरस फैलता है ना। और अगर बॉडी में ये वायरस है, अगर आपके ब्लड में ये वायरस है तो ब्लड के कांटेक्ट से ये वायरस फैलता है, लेकिन वो एक रेयर कॉज है। जो मेन कॉज है कि वो तो यही है खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, या फिर क्या है कि मान लो आप इस जगह पर थे, आप एक कुर्सी पर बैठे थे, सामने मेज थी, आपने अगर छींका या आपने अगर खांसा तो उस मेज पर वो वायरस, वो ड्रॉपलेट्स वायरस के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। और अगर किसी और ने वो मेज छू ली और फिर उसके बाद उसने अपने मुंह पे हाथ लगा लिया या फिर नाक खुजा ली, नॉर्मली हम करते ही हैं नाक खुजाना वगैरह, तो भी ये वायरस उस इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कि किसी भी सरफेस को अगर आप टच करते हैं तो भी ये वायरस, वो सरफेस जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो भी ये वायरस आपको ट्रांसमिट हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रांसमिशन को या इसके फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे 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 ज्यादा जरूरी तो मैं आप लोगों से कहूंगी, मास्क लगाइए। मुझे लगता है कि अब हर साल या हर एक ऑल्टरनेट साल हमें इस तरीके के वायरस की खबर मिलती रहती है कि अब हमें मास्क, तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है कपड़े पहनना, शायद वैसे ही शायद हमें कुछ दिनों में मास्क को वैसे ही नॉर्मलाइज करना चाहिए कि मास्क पहनना भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। खैर वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन हाँ मतलब अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर 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 पहनिए। अगर आपको खांसी है, आप छींक रहे हैं तो भी आप मास्क पहनिए। दूसरों का टच करना अवॉइड करिए, स्पेशली स्ट्रेंजर्स का या किसी ऐसे इंडिविजुअल का जिसको सर्दी खांसी जुकाम है। किसी भी फॉर्म का टचिंग, हगिंग, किसिंग, ये सब कुछ अवॉइड करिए। किसी के साथ भी कुछ आइटम शेयर मत करिए। टॉवल हो गया, बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो आप, एक इंसान अगर बीमार है तो वो दूसरे के साथ में शेयर ना करे। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन है या आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है तो बेटर होगा कि आप घर पर ही रहें, बाहर बहुत ज्यादा ना जाएं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत पब्लिक प्लेस पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, बट अगर जाना जरूरी है तो वो तो अलग की बात है। बट अगर अवॉइडेबल हो तो पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि चलो न्यू ईयर था तो घूम कर आते हैं, या तो भीड़ वाले इलाकों में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं तो फिर वो अवॉइड करिए, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अब तो हम लोग को काफी समझ में आ गया है। कोरोना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, एक बहुत नई चीज थी, किसी को पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। कुछ लोगों के लिए था कि पूजा कर लेंगे तो कोरोना वायरस चला जाएगा, कुछ लोगों के लिए ये था कि गंगा में नहा लेंगे तो कोरोना वायरस चला जाएगा। मतलब सबके अपने अलग अलग माइंडसेट था। लेकिन अब लोग काफी एजुकेटेड हो चुके हैं, सबको पता है कि हाँ हमें मास्क पहनना है, 1 फीट दूरी बना के रखनी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। तो यही वो छोटे छोटे मेजर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो हम इसका ट्रांसमिशन है या इसका जो फैलाव है वो रोक सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए तो देखिए जिस हिसाब से लक्षण है उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर सिर्फ क्योंकि वायरस है तो हमारे पास कोई भी बहुत अच्छी एंटीवायरल दवाइयां उपलब्ध नहीं है कि मैं कहूँ कि आप ये वाली दवाई खा लोगे तो आपका वायरस एक दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, वो सिम्टम बेस्ड लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हल्का सा बुखार है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं आप। अगर साथ में गले में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो कोई एंटीबायोटिक दवाई ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिएगा, क्योंकि वो दवाई आपको फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी ये मेटान्यूमोवायरस के बारे में। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पहले से था। बस ये है कि केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं और थोड़ा पैनिक ज्यादा हो गया है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये एक अलग से एक टॉपिक था, बट अगर इस ऐसे कोई टॉपिक से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड या आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।